नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दोस्तों और साथियों, एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पर हम लोग हैं। इससे पहले दुनिया में या हमें अपनी जिंदगी में 40-50 साल की जिंदगी में इस तरह के दिन देखने को नहीं मिले थे। ये पहली मर्तबा है कि रोजाना अमवात की खबरें आ रही हैं। जमात से रिलेटेड व्हाट्सएप खोलें, हर दिन इन्ना लिल्लाह का सीरीज चलता है। अपने खानदान से रिलेटेड आप व्हाट्सएप ग्रुप खोलें, वहां दुआएं चलती हैं। अपने वतन, गांव और शहर या अपने हाई स्कूल और कॉलेज के ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप खोलें तो सब में इस वक्त इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स। ये एक हकीकत है और इसने बहुत जबरदस्त लोगों के अंदर नफ्सियाती मसाइल खड़े किए। पहले हर 10 बंदे में एक बंदा डिप्रेशन का शिकार होता था। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर 10 में से 4 बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहा। शदीद मसाइल हैं, घबराहट है, परेशानी है। लोग अपने मसाइल के लिए अल्फाज उनके पास नहीं है। आप उनसे पूछें तो कोई बोलेंगे कि हौल हौल हो रहा है, धड़का हो रहा है, कैसे कैसे की हो रहा है। ये अल्फाज उनके पास नहीं है, लेकिन ये है कि जो एंशियस फीलिंग्स हैं, उन एंशियस फीलिंग्स के लिए अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो कहते हैं एंजाइटी हो रही है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं या ये इन चीजों को सटल जो फीलिंग्स इनसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो अपनी जुबान में बोल रहे हैं। लेकिन एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा, ये तो मेजर 4 इमोशंस हैं। उसके अलावा शॉक और डिसबिलीफ, ऐसा होगा मैं सोचा ही नहीं था, इतना जल्दी चले जाएंगे, मुझे तवक्को ही नहीं थी। हैरानी, रोना, चिड़चिड़ा जाना, नाउम्मीद हो जाना, होपलेसनेस, ये और इस तरह के और भी उससे रिलेटेड नेगेटिव इमोशंस। तो 1, 2, 4 बड़े इमोशंस का मैंने जिक्र किया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ट्रॉमा, और उससे रिलेटेड और भी बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। आप लोग मैदान में हैं इस वक्त, जमात के बहुत जानी मानी पहचानी शख्सियात हैं। आपकी बातों का वजन है, आपकी शख्सियत का वजन है। मुकामी तौर पर अपने इलाके में लोग आपकी तरफ निगाह उठाकर देखते हैं कि आप कुछ तसल्ली के कलिमात देंगे। इसलिए आज का ये सेशन है कि आप कैसे इसको डील करें, तो मैं बात करूंगा तफसील से, और हमारे एक माहिर हैं तो इंशाल्लाह टेक्निकल बातें भी आपको बताएंगे। आपको जिनमें काम करना है वो 4 किस्म के लोग हैं। नंबर 1 ये है कि खुद मरीज, मौका हो तो मरीज से बात करना। कैसे बात करें इस पर इंशाल्लाह और कुछ रहनुमाई होगी, लेकिन आपके अटेंशन चाहने वालों में से सबसे पहले मरीज जब कहते हैं तो वो एक स्पेक्ट्रम है, एक लेवल है। किसी को पॉजिटिव निकल गया तो वो भी मरीज है, किसी पॉजिटिव तो नहीं निकला लेकिन कहता है कि उनकी तरह सिम्टम्स हो रहे हैं, वो भी मरीज है। और एक मरीज वो है जिसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो एक तो मरीज आपकी तवज्जो चाहता, दूसरा मरीज के साथी, शौहर को हो गया तो बीवी घबराई हुई है, बीवी को हो गया तो शौहर घबराया हुआ है, घर में बड़ों को हो गया तो बच्चे घबराए हुए हैं। जो अटेंडेंट्स हैं
उनसे कैसे डील करें। तीसरे ये कि किसी के घर में जानी नुकसान हो गया हो तो उसको कैसे डील करें, ये 3। और 4, जो हेल्थ में लगे हुए हैं वो खुद हेल्थ के इस वक्त मुस्तहक हैं, डॉक्टर्स हैं तो उन्हें भी काउंसलिंग की जरूरत है। जो लोग फील्ड में कोविड बैरियर के हिसाब से काम कर रहे हैं वो खुद इस बात के मोहताज हैं कि उनकी काउंसलिंग की जाए। मैयतों उठा रहे हैं, पेशेंट्स को ले जा रहे हैं, ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं, मेडिसिन तलाश कर रहे हैं। तो ये 4 किस्म के लोग हैं जिनकी काउंसलिंग की जरूरत। पेशेंट, पेशेंट के अटेंडेंट, जिनके घर में मौत हो गई, और कोविड बैरियर्स। ये 4 किस्म के लोग हैं जिनको आप मदद देंगे। क्या करना चाहिए, ये एक लंबा मौजू है, एक पेचीदा मौजू। ये 4 के अलावा एक और फैक्टर है, फील्ड है, मेरा ख्याल है कि हमारे साजिद साहब उसे हैंडल करेंगे। वो है बच्चों के अंदर। एज ए काउंसलर मेरे पास तब तक 15-20 केसेस आ गए, मैंने 15-20 केसेस को डील किया। 10 साल से लेकर 15, 16, 17 साल तक के बच्चों के अंदर बिहेवियरल पैटर्न चेंज हुआ है। कुछ बच्चे खामोश हो गए, कुछ बच्चे रोना धोना शुरू कर दिए, कुछ बच्चे वायलेंट हो गए, कुछ बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे खुद माँ बाप को मार रहे हैं, कुछ बच्चों के अंदर कुछ फिजिकल बीमारियां आ रही हैं, कुछ बच्चे कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टैब से देखकर घबराहट उन्हें हो रही है, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, एग्जाम नहीं लिखना चाहते। ये एक बड़ा इश्यू है जो एक अपने आप में कंप्लीट डिपार्टमेंट है। यानी कोविड से रिलेटेड तो मैंने 4 अलग अलग सेगमेंट बताए, लेकिन ये सेगमेंट एक स्पेशल अटेंशन चाहता है और घर घर के अंदर इस वक्त मसला है। क्या करना चाहिए, ये मौजू है, इंशाल्लाह इस पर हम बात करें। पहले तो मैंने एनालिसिस किया है, तज्जिया करके बताया कि व्हाट आर द इश्यूज एट हैंड। इस वक्त हमारे पास हाथ में इस वक्त क्या मसाइल हैं, उन मसाइल को कैसे डील किया जाए, इस पर इख्तिसार से मैं बात करूंगा। और उसके बाद तफसीली तौर पर, टेक्निकल तौर पर साजिद साहब बात करेंगे। वैसे मेरा तजुर्बा इसमें सुनामी के बाद, सुनामी ने जब स्ट्राइक किया 2003 दिसंबर में, तो उस वक्त मुझे फौरन भेज दिया गया था तमिलनाडु के कोस्टल इलाकों में। मैंने वहां तकरीबन 1.5-2 साल रहकर काम किया। Day 1 से मैंने रिलीफ का काम किया। मैंने कटी पटी लाशों को, बिखरी लाशों को, लाशों पर गिद्धों को मंडलाते हुए देखा, लाशों के ढेर कचरे की गाड़ी में लोड करके जाते हुए मैंने देखा। बड़े बड़े गड्ढे खोदकर लाशों को ले जाके ढकेल दिया गया बुलडोजर से। उनके घर वालों को मैंने देखा कि सीना को भी कैसे करते हैं, बाल नोचने लगती थी औरतें। साउंड मेरी कम है? नहीं, मुनासिब है, रीजनेबल है सर। जी बिल्कुल। तो मेरा एक तो तजुर्बा खुद रिलीफ का है। ये तो आज से तकरीबन 18 साल पहले की बात। और पहली मर्तबा मैंने देखा कि काउंसलर्स की टीम मैदान में जाकर काम कर रही है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा। जर्मनी की साइकोलॉजिस्ट की टीम आई हुई थी, मर्द और औरत दोनों उसमें थे, और वो मैदान में उतरकर काउंसलिंग का काम कर रहे थे। जहां जहां कैंप्स बने हुए थे, टेम्पररी कैंप्स, उसमें मैंने पहली बार काउंसलिंग टीम क्या होती है, फील्ड में काउंसलिंग कैसे की जाती है देखा। मैंने पहली बार श्री श्री रविशंकर जी को सुना। बेतहाशा मजमा जमा था, लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, बिलक बिलक कर रो रहे थे। श्री श्री जी का स्टेज मैंने देखा, और पहली बार मैंने स्टेज देखा कि स्टेज से एक ब्रिज चलता था, निकलता था ब्रिज, और वह ब्रिज मजमे के बीच में से बनाया गया।
यानी श्री श्री जी बात करते हुए पैदल आते थे मजमे के बीच में, ब्रिज बना हुआ था और शानदार तकरीर की उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनसे बहुत इख्तलाफ हो सकता है बाज उमूर में, लेकिन यह है कि दुख के मारों को, दर्द के मारों को, तकलीफ में डूबे हुए लोगों को बहुत शानदार गुफ्तगू की उन्होंने। और मेरा ख्याल ऐसा उस दिन बना, मेरा ख्याल बना ऐसा कि ये राह अमल, सफीने नजात जैसी किताबें पढ़कर आते हैं, बिल्कुल हूबहू उन हदीसों को उन्होंने कोट किया, नाम लिए बगैर, हिकमत की बातों के तहत। तो मेरा तजुर्बा काउंसलिंग का, खासकर पेन स्टिकन पीपल या ट्रॉमा, पीटीएसडी टेक्निकली कहते हैं, इन सब का तजुर्बा मुझे फर्स्ट हैंड आज से 17-18 साल पहले हुआ। उसके बाद अभी काउंसलिंग जब से मैंने शुरू किया, तब से मैं काउंसलिंग लोगों की करता हूं, उसमें भी मैंने बहुत से उसूल सीखे। अब मुझे आपसे वही बातें अर्ज करनी। पहली बात तो यह है कि हमारे जो काउंसलर्स हैं वो इमोशनली डिटैच रहना सीखें। जब आप काउंसलिंग करें तो आप इमोशनल ना हो जाएं, सामने वाले के इमोशंस का इम्पैक्ट आप पर नहीं होना चाहिए। आप रोने धोने लगे, इससे मसाइल खड़े हो जाते हैं। आप खुद मखमूम हो जाएं, आप अपने घर में आकर कहने लगे क्या हालत है, क्या मुसीबत है, अजीब जमाना देखने को मिल रहा है, बाप रे बाप, बर्दाश्त नहीं होता उनकी तकलीफ सुनकर, क्या रो रही थी बाजी, मेरा दिल तो पसेज रहा था, पता नहीं कैसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं इस सदमे को। अगर आप ये सब बोलने लगे तो इसका मतलब टू यू नो कि यू हैव अटैच्ड योरसेल्फ विद द नेगेटिव इमोशन ऑफ द क्लाइंट। आप बिल्कुल इनर्ट रहिए, पत्थर रहिए। इसलिए कि पूरा खेल इमोशन का है, सबका सब इमोशन से रिलेटेड है। इमोशन अल्लाह ताला ने मुफीद बनाया, मनफियत बख्श बनाया, लेकिन उसका सही तौर पर हैंडलिंग नहीं करने के नतीजे में वो नुकसानदा होता है, उसके एडवर्स इफेक्ट आती हैं। तो आपको पहले नंबर पर इसकी तैयारी करनी होगी कि जब भी आप डील करें बिल्कुल रैशनल रहें, अकल से बात करें, जज्बात में ना आए, इमोशनली डिटैच योरसेल्फ, बी अवे फ्रॉम द क्लाइंट। ये आपको पहला इसको समझ लेना है। दूसरी चीज ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करके कुछ क्लिप्स और कुछ तकरीरों को जमा करना है। मौत हो गई किसी के घर में तो मौत पर आप एक दो जगह से अच्छी तकरीर जमा कीजिए। मौत बरहक है, मौत आनी है, मौत से मफर नहीं है, और वक्त पर मौत आती है। जो चले गए वो अपने टाइम पर गए, उससे एक सेकंड पहले न जा सकते थे, एक सेकंड बाद में नहीं जा सकते थे। और मोमिन खुदा से मुलाकात करके खुश होता है, काफिर के लिए बहुत ही मुसीबत है मौत। और जो चला गया वो खुश है, जो पीछे हैं वो रो रहे हैं। जाने वाले को रोना नहीं है, जाने वाले को गम नहीं है, जाने वाला तो एकदम सुकून पा गया, जिंदगी के मसाइल से वो आजाद हो गया। इस चीज को पहले जमा कीजिए कि मौत के बारे में लोगों को क्या कहना है। डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते, 2, 4, 5, 8, 10 मिनट के क्लिप पोस्ट करना है, खुद मेंटल प्रिपरेशन करना है। मैंने ये कोविड के जमाने में 3 तकरीरें की मौत पर। रायचूर के एक इज्तिमा मैंने बताया है कि डिजाइनर मौत, हम अपनी मौत को डिजाइन करें, कैसे मौत हम चाहते हैं, तो उसके मुताबिक हम लोगों को बताएं। ये मेरा तजुर्बा है कि नंबर 2, नंबर 1 जो लोग मर गए उनके लिए अलग, उनके घर वालों के लिए। नंबर 2 जो लोग घबराए हुए हैं, मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, पापा चले जाएंगे, मम्मी चले जाएगी, भैया चले जाएंगे, अब्बा चले जाएंगे, इन सब के लिए एक दूसरा तरीका है बात करने का। और वो वही है कि जाना है कि नहीं जाना है, जाना है तो कब जाना है, कैसे जाना है, क्या उसकी तैयारी है, ये सब समझाना पड़ता है।
तो मौत से रिलेटेड कुछ मवाद जमा की, अच्छा सा मवाद जमा कर। दूसरा जो पेशेंट है उसके लिए मैंने कुछ चीजों को तैयार किया, जैसे विक्टर फ्रैंकल की तहरीर पर मबनी एक छोटा सा 7-8 मिनट का क्लिप, वो है अज़्म देने का, हौसला देने का। जो लोग उस जमाने में कंसंट्रेशन कैंप में थे, उनको किस तरह उसने उम्मीद दी, उम्मीद की शमा रोशन रखा, उसने हिम्मत दिलाई। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग मर गए कंसंट्रेशन कैंप में, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। तो उसकी जो किताब है सर्चिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ, उसमें उस पर मबनी एक 7-8 मिनट का क्लिप। गुज़िश्ता 1 साल में हमारे कई लोग कोविड का शिकार हुए और मैंने उनको पोस्ट किया। मैं तो एक तो फोन करता रहा, सलाम खैरियत, कैसे हैं, आराम से हैं क्या, खा रहे हैं क्या, हंसी मजाक, दिल लगी, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए थोड़ा सा जोक क्रैक करना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये सब चीजें उनको की। ये खास दोस्त मेरे, हमारे फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल के 8-10 लोगों को मैंने भेजा ये क्लिप। ये बहुत मुफीद हुआ। ये नंबर 2 है। या वैसे तरतीब में जाना चाहे तो नंबर 1 पेशेंट, नंबर 2 पेशेंट के अटेंडेंट, उनको ये देना है। इस तरह की क्लिप्स आप तैयार कीजिए, मौत पर मवाद जमा कीजिए, पेशेंट्स को रिलीव करने के लिए मवाद तैयार कीजिए। हमारी जमात की एक बड़ी जिम्मेदार इस वक्त आईसीयू में है, खातून। तो कल मैंने उनको एक छोटा सा क्लिप पोस्ट किया। तो यही करना है कि उनको उनकी खूबी याद दिलाएं। आप एक ग्रेट फाइटर हैं, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है। आपने तो जिंदगी में कितनी मुसीबतों को देखा, ये कौन सी मुसीबत है। आप जल्द रिकवर होकर आ जाएं, दुनिया आपकी खिदमत के इंतजार कर रही है, वगैरह वगैरह। आप सोलेस देने की बात करें, मैं अभी टेक्निकल बातों पे नहीं आया। तो ये मवाद तैयार करना पहला काम है आपका। मवाद तैयार करने के साथ कुछ इंटेलेक्चुअल तैयारी भी करनी है कि व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट इज एंजाइटी, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज ट्रॉमा, ट्रॉमा रिलीफ क्या होता है। इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको देख लेना पड़ेगा। ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये सबसे पहला काम है जो आपको करना है। यहाँ से जाने के बाद ये मैटर इंशाल्लाह अतीक साहब भी जमा करके देंगे, कहीं से क्लिप्स देंगे आपको, और आप खुद भी जमा करेंगे। ये पहला काम है जो आप जरूर कर लीजिए। नंबर 2 ये है कि कुछ ट्रीटमेंट आप सीखें। मसलन स्ट्रेस वालों के लिए सबसे आसान जो मेथड है वो रिलैक्सेशन थेरेपी है। कैसे रिलैक्स करना चाहिए ये सीखें। रिलैक्सेशन थेरेपी ये तो मैंने आज से 20 साल पहले सीखा था, लेकिन मैं एक आसान चीज अपने दोस्तों को बताता हूँ। साजिद साहब के पास तो बहुत ही हाई फाई टेक्निकल चीजें हैं। जिनके पास सैमसंग फोन हो, उसमें एक सैमसंग हेल्थ आता है, एक ऐप। सैमसंग हेल्थ ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको माइंडफुलनेस, स्लीप स्टोरीज, स्लीप म्यूजिक, बहुत शानदार चीजें हैं। आप पेशेंट को भी, पेशेंट के साथ रहने वालों को भी, एसआईओ के जमात के जो कारकुनान इस वक्त मैदान में काम कर रहे हैं, तो दिन भर काम करके घर लौटते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती। वही कॉल्स उनके उनके कानों में उसकी आवाज आती रहती है। उनको रिलीव करना चाहिए, उन्हें रिलैक्स करना चाहिए। और रिलैक्सेशन के लिए एक तो रिलैक्सेशन थेरेपी है, एक तो सैमसंग में मैंने बताया कि स्लीप स्टोरीज है, माइंडफुलनेस है, स्लीप म्यूजिक है। उसके अलावा अच्छी म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक या अच्छे गाने, अच्छी नशीद, अच्छे तराने, इससे इंसान के अंदर पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं, नेगेटिव केमिकल्स को सप्रेस करने का मौका मिलता है। ये सब मैटर आप जमा करें।
आपको मालूम हो और आप दूसरों को सिखाएं कि भाई ये करना है काम, ये उनको बता दें। यानी टेक्निकल बात मैंने कही है रिलैक्सेशन थेरेपी की, रिलैक्सेशन म्यूजिक की, रिलैक्सेशन स्टोरीज की, ये आपको वाकिफियत हो, इससे आप वाकिफियत पैदा करें। दूसरा है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। मसला इमोशंस का है। मसला ये है कि इंसान उस वक्त अकल को ऑफ कर देता है, अपनी रैशनैलिटी को ऑफ कर देता है और जज्बात से सोचता है, जज्बात से बात करता है, जज्बात से बिहेव करता है। उस वक्त असल में लोगों को जज्बात से हटाकर मंतिक की तरफ लाना, अकल की तरफ लाना, रैशनैलिटी की तरफ लाना, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जिसे कहते हैं, यानी जहनी साख को बदलना। किसी की मौत हो गई तो जहनी साख को यह बदलना है कि मौत आनी थी, बरहक़ चलेगा, क्या करना चाहिए। मौत को तो टाल नहीं सकते। कोई गिल्ट फीलिंग का शिकार है कि हम बर वक्त पेशेंट को, अम्मी को, अब्बा को हॉस्पिटल नहीं ले जा सके, इसलिए मर गए, तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ये करना है कि आपके बर वक्त ले जाने के डिले होने से मौत टलती नहीं, जो होना था सो हुआ। और ऐसा ही बाद में ख्याल आता है, वरना ये कि अल्लाह ताला को यही मंजूर था। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग आदमी के गिल्ट फीलिंग को निकालने के लिए जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि लोगों के जहन को बदलिए, ख्याल को बदलिए, तसव्वुरात को बदलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैदान में काम करना है, इन सब लोगों के दरमियान जो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करना है, इमोशन से बाहर निकालना है। आखिर बात अर्ज करता हूं, वो ये कि दुनिया में लोग मसाइल में उलझे रहते हैं, बार बार मसले पर बात करते हैं। आपको कोई मिलेगा जो एंग्जाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, वो एंग्जाइटी डिप्रेशन उसे नहीं मालूम है, उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। सर में दर्द, कितना क्रोसिन खाए तब भी सर में दर्द नहीं हो रहा, लगता है कि कोई दबा रहा है, गला गले में सब तकलीफ हो रही है। आपको चूंकि मालूम नहीं है कि ये सब मैनिफेस्टेशन है, तो आप भी परेशानी है, गले में क्या हो गया, डकार डकार डकार, 200 डकार, 300 डकार। अब फिर आप करने लगते चूरन खाओ, फला दवा खाओ, फला गोली खाओ, खाएं, लेकिन असल में वो डकार नहीं है, वो सब एंग्जाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड है। पेट में दर्द, लूज मोशन का होना बार बार, आप ये करने लगते हैं क्या खाए, आप इफ्तार में क्या खाए थे, सहरी में क्या खाए थे, अच्छा ये गोली ले लें, वो ले लें, आप ये कह रहे हैं, लेकिन लूज मोशन असल लूज मोशन नहीं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो आप प्रॉब्लम में ना जाएं, सोल्यूशन पे जाएं, ये है असल सोल्यूशन। प्रॉब्लम से लोगों को हटाएं, फोकस सोल्यूशन पे होना है। सीबीटी का उसूल ही ये है कि सोल्यूशन पर बात करें, लोग प्रॉब्लम पर बात करें तो आप सोल्यूशन पर बात करें। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल मेथड भी मैंने बताए, कुछ आपको तैयारी का भी काम मैंने दिया है, कुछ रेडीमेड मटेरियल आप भी निकालें डिजिटल दुनिया से, अतीक साहब निकाल कर देंगे। बहरहाल एक बहुत बड़ा काम है, एक बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त आपके कंधों पर, और तवक्का आपसे है कि आप लोगों के लिए मसीहा साबित होंगे, और आपकी बातों से, आपके किरदार से, आपके तजुर्बे से लोगों की उम्मीदें बंधी हुई। तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ आप जरूर करें। माहिरीन से रुजू कीजिए, माहिरीन से सीखिए, और इस वक्त इंसानियत के काम आने की जो घड़ी है उसमें मुतहर्रिक हो जाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी अपने अंदर जो सलाहियतें हैं उन सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।